व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि नाम में ही आ रहा है इंटीजर, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज भी इंटीजर ही आती है। अब आपको पहले एक बात क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटीजर होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन एंड इनफाइनाइट। सेम एज यहाँ पर -1 -2 -3 और ये माइनस इनफाइनाइट। तो ये नंबर्स होते हैं, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। और यहाँ पर इन इंटीजर नंबर्स के बीच में जो भी वैल्यूज़ आते हैं उनको फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अब आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.1 0.2। सेम एज इसके बीच में अगर देखें वैल्यू क्या लिखेंगे, 2.3 2.4। तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो ये पूरे नंबर्स में होती हैं जैसे कि 1 2 3 या माइनस में, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, इसको बोल देते हैं हम लोग फ्रैक्शन। और ये वाला जो नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर आप देखें इंटीजर्स भी थोड़ा सा कुछ अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो जो इस साइड के होते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इस साइड के होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ये होता है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंटीजर। अब ये तुमने समझ लिया इंटीजर्स को। अब ये जो पूरे इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल, इन सब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो अगर आप कहीं पर भी जेड देखें तो उस जेड का जो मीन होगा वो इन्हीं तीनों नंबर से होगा। तो हम यहाँ पर z का यूज़ करेंगे। हो सकता है कहीं पर जो है किसी और नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। कई बार जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको i+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव वाले को i- से किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह करते हैं, 2 क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं और इसके बीच में हम लोग उस फंक्शन को रखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर नॉर्मली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर x है। अब यहाँ पर x कुछ भी अगर मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन ऑपरेट कर रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हो f(g(x), और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g(x), ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ g(x). यहाँ पर g(x) ऑपरेट कर रहा है इसमें। तो अब समझते हैं ये क्या क्या होता है इसके बारे में, इसकी वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि x की क्या, जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए, सिंपली जब x की हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यू आएगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी जैसे कोई फंक्शन दिया होता है, फंक्शन की वैल्यू दे दी गई होती है और ये आपका इनपुट होता है। तो जब हम लोग x की कोई वैल्यू डालते हैं तो उसकी वैल्यू ऑपरेट करके किसी फंक्शन के थ्रू आउटपुट के फॉर्म में मिलती है। तो ये तो हमारा इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट आउटपुट की अगर वैल्यूज़ हमें पता है तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ होता ही क्या है, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट होता है ये इनपुट को शो करता है, और जो ये वाला होता है ये हमारा आउटपुट को शो करता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो जैसे कि क्या है, हम पहले नेगेटिव की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने वैल्यू रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो होगी 0। और जैसे ही आपने वैल्यू 0 से कुछ छोटी रखी, मतलब कि इस इंटरवल में, जैसे मान लीजिए आपने रखा -0.1, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी -1। आपने -0.2 भी रखा तब भी वैल्यू -1। आप जब -1 पे गए तब भी वैल्यू -1। लेकिन जैसे ही आपने वैल्यू कुछ इस तरह से रखी, -1 रखी, -1.2, तो आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो मिलेगी। मतलब इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो इसकी वैल्यू आएगी -2। अगर आपने यहाँ पर -2.3 रखा तो इसकी वैल्यू आएगी 3। अगर आपने -5.8 रख दिया तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आएगी 6।
माइनस का 6, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ये तो हमने नेगेटिव पार्ट के लिए देख लिया। अब पॉजिटिव के लिए भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपने x की जो वैल्यू रखी 0.4 रखी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी पॉइंट में, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ये वाला पार्ट हट जाएगा, केवल इंटीजर पार्ट, इसीलिए हमने तो इसका नाम दिया था इंटीजर फंक्शन। अब इसके बाद जैसे आपने x की वैल्यू रखी 1 पॉइंट, हम मान लीजिए यहाँ पर जाते हैं, हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी इसके बीच में 0.1, 0.3, 0.4, या मान लेते हैं यहाँ तक बिल्कुल 1 तक नहीं पहुँचे, 1 के जस्ट लेफ्ट की वैल्यू, उसको एकदम बिल्कुल करंट की वैल्यू 0.9999, तब भी वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि पहले 0 लगा है। और जैसे ही आपने वैल्यू 1 रखी तो आ जाएगी वैल्यू 1, और इसके बाद जैसे ही वैल्यू 1.2 समथिंग रखेंगे कुछ, तो भी वैल्यू आएगी 1 ही। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए पहले हम दो वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस x डैश, और ये y एक्सिस y डैश, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, और ये नेगेटिव x एक्सिस। अब इसके बाद हमें क्या पता था, हम पहले यहाँ से चलते हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो हम 0 से लेकर के जैसे 0 रखेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे 0 रखेंगे वैल्यू 0 आई, 0.1 रखा तब भी वैल्यू 0 आई, 0.2 रखा तब भी वैल्यू 0 आई, 0.9999 रखा तब भी वैल्यू 0 आई, लेकिन जैसे 1 रखा वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व जा रहा है। आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं आंसर 0 ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही 1 रख रहे हैं, यहाँ पर 1 है कहीं तो 1 पर वैल्यू 1 आ जा रही है, यहाँ पर अगर कहीं 1 है तो कुछ इस तरह से। अब जैसे ही आप वैल्यू 1.2, 1.3, 1.4, 1.999 रख रहे हैं तब भी वैल्यू 1 ही आ रही है, लेकिन जैसे ही 2 रख रहे हैं तो वैल्यू 2 आ जा रही है, यहाँ पर कहीं ये आ गई 2। सेम एज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, सेम एज़ यहाँ पर ये। तो आप देख रहे हैं वैल्यू जस्ट यहाँ पर जंप कर जा रही है, 1 पर रख रहे हैं तो जस्ट वैल्यू एबव चली जा रही है, एबव वाली लाइन। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 पर जस्ट वैल्यू यहाँ पर मिलती है, तो इसके लिए एरो का साइन लगा देंगे। और सेम एज अब नेगेटिव पार्ट के लिए देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया -1, तो जैसे हमने 0 से कोई छोटी वैल्यू रखी, माइनस में 0.1, माइनस में 0.2, जैसे आप माइनस में 0.1 रखेंगे वैल्यू क्या आएगी, -1 आने लगेगी यहाँ पर कहीं। और जैसे ही वैल्यू -1 रखेंगे तब भी वैल्यू -1 ही, लेकिन जैसे ही -1.1 रखेंगे, -1 से जस्ट लेफ़्ट की ये जस्ट लेफ़्ट की वैल्यू, तो क्या आने लगेगा 2 आने लगेगा। यहाँ पर कहीं अगर 2 पॉइंट है तो ये यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, मतलब जब आप वैल्यू जस्ट -1 रखते हैं, जैसे कि बड़ी वैल्यू कौन है, आप ये देखो यहाँ पर ये वाली जस्ट वैल्यू आपको देखो अगर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू कुछ यही तो होगी -1.9999। -1.999 भी रखते हो तो वैल्यू क्या आती है, -2 आती है। लेकिन जैसे ही -1 रखते हो, यहाँ पर इससे बड़ा तो है ही ना -1, ये सॉरी ये -1.00001 है इसके जस्ट लेफ़्ट में। क्योंकि क्या है, जैसे यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2, तो किस तरह से बढ़ेगा, माइनस में 0.1, माइनस में 0.2, 0.9, फिर 0.1, यहाँ पर -1.00001 जैसे इसके लेफ़्ट की वैल्यू। यहाँ पर जैसे ही हमने -1.0001 थोड़ा सा भी इसमें जो है थोड़ा सा भी जैसे इसके लेफ़्ट गए तो वैल्यू -2 आने लगती है, लेकिन जैसे ही -1 आए -1 आने लगती है वैल्यू। तो यहाँ पर भी एरो का सिंबल, यहाँ पर भी। तो आप देखो अगर ये कुछ इस तरह से यही कर्व जो है रिपीट करता जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस पॉइंट्स को अगर मिला दो तो ये जो है इस सेंटर पॉइंट से होके जाएगा, और सेम एज इस लाइन को मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन बन रही है ये कौन सी लाइन है, y = x लाइन है।
और ये जो लाइन है आपकी सेकंड वाली लाइन y इक्वल्स टू एक्स लाइन का ही जो है 1 यूनिट हमने यहाँ पर राइट में जो है इसको शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगी ये फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1। तो ये फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो आप ये कह भी सकते हैं कि ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इन दोनों लाइंस के बिटवीन में इसका कर्व बनता है, x और x माइनस 1 के बिटवीन में, ये दो फंक्शन के बीच में इसका कर्व बनता है। तो इसको आप देख रहे हैं ये एक बाउंडेड फंक्शन है, इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है बाउंडेड, इसको बाउंडेड फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिमिट वाले चैप्टर में थोड़ा सा इसका एक रोल है बढ़िया सा, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम करके आती है, उसके थ्रू लिमिट की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये बाउंडेड फंक्शन है। किस तरह से, ये हमने आपको बता दिया, यहाँ पर ये x लाइन और x माइनस 1 लाइन के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बाउंडेड फंक्शन है। अब ग्राफ बना हुआ है तो इसकी डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं। डोमेन और रेंज क्या होगी, तो डोमेन क्या होती है, x की वो सभी वैल्यूज जो इसमें रखी जा सकती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि x की कोई भी वैल्यू नहीं रखी जा सकती, सभी वैल्यूज रख सकते हैं, मतलब ऑल रियल वैल्यूज़। आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी रेंज अगर आप देखो, इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के सारे इंटीजर्स को। जैसे कि इस तरह से आप लिखोगे अगर -3 -2 -1 0 1 2 3 करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ तक एंड सो ऑन, ये भी सो ऑन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने नहीं सीखा था, इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो ऑल इंटीजर्स, यहाँ पर सभी शामिल हैं, न्यूट्रल इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पर अगर कोई फंक्शन दिया गया है और प्लस में कोई इंटीजर है, ये z है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसको z को बाहर कर सकते हैं विदाउट एनी इंटीजर, यहाँ पे कोई भी ये नहीं लगेगा, ये वाला ब्रैकेट। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, z होना चाहिए यहाँ पे प्लस में। जैसे कि कुछ इस तरह से अगर लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर है। अब आप इसमें वैल्यू रखकर चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत हो सकता है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा वैल्यू रख के। हमने क्या माना था कि अगर x प्लस 1 हो तो हम लोग इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 1 को बाहर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख लो। जैसे आपने पहले मान लो x की वैल्यू आपने रखी, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हमने रखी 2 पर रखकर चेक करते हैं क्या होता है। 2 + 1 मतलब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पर 2 रखोगे आप, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और 2 + 1 3, सही है। अब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू ले ली 2.9 ले ली, 2.9 इसमें जब आप रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.9 + 1 मतलब ऑल टोटल ऐड करोगे क्या आएगा 3.9, और 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। अब यहाँ पर रखकर चेक करते हैं क्या ऐसा ही होता है। यहाँ पर आप फ्रैक्शन वैल्यू रखो 2.9 + 1, 2.9 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी, और +1 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सेम है, चेक भी हमने कर लिया। तो इस तरह से ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कुछ इस तरह से लिखा हो, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसको याद रखना है, इसको आगे के क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब लगभग हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को देख लिया है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है 1/6 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का दोबारा से ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया गया है, -5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4, और ये अंडर रूट में है। पूछा गया है x की वैल्यूज़ को निकालिए या फिर डोमेन को निकालिए जिसके लिए ये फंक्शन डिफ़ाइन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी देखते हैं आप अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है देन 1/में है, तो
अगर 1 में कोई अंडर रूट में दिया गया है कुछ, तो वो डिफ़ाइन कब होगा? अंडर रूट वैसे भी कब डिफ़ाइन होता है? जो स्क्वायर रूट होता है वो डिफ़ाइन तब होता है जब ये जो वैल्यू दी गई हो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कुछ m दिया हो, वो ग्रेटर देन 0 हो। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो, लेकिन यहाँ पर 1 में दिया है तो 0 को नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको दिखाएंगे 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4। ऑलवेज भी पॉजिटिव जब होगा तो वही x की वैल्यू को हमें यहाँ पर डोमेन में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इसकी वैल्यू ऑलवेज भी क्या आएगी? इंटीजर ही आएगी। तो आप इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पर आप इस एक को हटा सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो आप -5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल के भी थ्रू समझ लें, ऐसा ना लगे कहीं कुछ अलग लिख दिया गया। इसी वैल्यू हमने ये लिख दी थी। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, हम लोग पहले फ्रैक्शन वैल्यू कोई लेते हैं। जैसे हमने वैल्यू लिख ली 3.9। तो यहाँ आप देखो 3.9 का जब आप इंटीजर निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर इसका भी दोबारा इंटीजर निकालोगे 3 ही आएगा। सेम एज यहाँ पे डायरेक्ट लिखो आप, तब भी 3 आएगा। अब कोई इंटीजर लिख के देते हैं, -1 ले लिया हमने, तो -1 का आप इंटीजर निकालोगे -1 ही आएगा। फिर दोबारा इसका इंटीजर निकालोगे -1 ही आएगा। जब एक बार निकल चुका दोबारा भी निकालोगे तब भी वैल्यू वही आएगी। यहाँ पे जैसे -1 का डायरेक्ट निकालो -1 ही आएगा। तो इसलिए ये तो भाई करेक्ट है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू हमको चाहिए इसकी, 6 - 5 1 आ जाएगा, और 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो 4 से ग्रेटर हो। तो x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जबकि इसकी वैल्यू 4 से बड़ी हो? वैसे तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है? अगर 4 की बात करें, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 7 8। फ्रैक्शन वैल्यू तो आएगी नहीं, तो यही नंबर से तो मिलेंगे, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हमें 4 तो नहीं चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। हमें क्या वैल्यू चाहिए? 5 6 7 8। तो ये वैल्यू कब मिलती है? जब x की वैल्यू 5 हो या 5 पॉइंट समथिंग कुछ हो, मतलब व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। आप 4.99 भी रखोगे तब भी ये 4 आएगा। फंक्शन जो है आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? x ग्रेटर देन 5। तो अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट फिर 5 कॉमा इनफाइनाइट। ये इस फंक्शन में x की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। जब भी ये फंक्शन डिफाइन होगा ये इसकी फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। अब इसी में थोड़ा सा और एक एक्सटेंशन है। ये तो एक फंक्शन दिया ही गया था, दूसरा एक फंक्शन और दे दिया गया 1/4। कहा गया है जब f(x) = gx होगा तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताइए। यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है = 1/4, और जब दिया गया दोनों फंक्शंस इक्वल हों तो हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बताइए, x की वैल्यूज़ बताइए जब ये इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व वही करेंगे, सेम दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। यहाँ पर 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 अंडर रूट इक्वल्स टू 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने तो पहले इसको सॉल्व कर लिया था, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 6 - 5 घटाएंगे, आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरह से आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको अगर रिवर्स कर दें, इसको ऊपर लेके चले जाएं, क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 इक्वल्स टू 4। तो इसको भी आप अंडर रूट में लिख दो, बिकॉज ये भी अंडर रूट में है। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 16, और यहाँ पर अंडर रूट लगा ही है। तो आप अंडर रूट को अगर हटाओ तो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 इक्वल्स टू 16। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 20। तो इसकी वैल्यू 20 कब आएगी? x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 20 तब आएगी जब आप 20 रखो या 20 से बड़ी वैल्यू कोई रखो। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू लेना है?
20 या फिर 20.1, 20.3, 20 तक ही लेना है तो यहाँ पर आप 21 नहीं ले सकते, बिकॉज आप 21 लेंगे तो वैल्यू 20 के अलग जाने लगेगी। 20.9999 तक रख सकते हैं। तो क्या होगा, ये तो x की वैल्यू जब ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 हो और x की वैल्यू 21 से छोटी हो, इक्वल ना हो, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, तो इसका इंटरवल क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 21 टू 20 टू 21। ये इसका आंसर आएगा जब f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी चेक कर लेंगे, हमें ये पता है कि ये फंक्शन जो होगा ये डिफ़ाइन तब होगा जब x की वैल्यू, यहाँ से मैंने निकाला था ना 5 टू इनफाइनाइट, 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये तो 5 से बड़ा ही है, तो ये वैल्यू करेक्ट है। मान लो आप हमने इसको सॉल्व किया था, x की वैल्यू कुछ 5 से छोटी आती, 3, 4, 2 ऐसे कुछ आ रही होती, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता, हम कहते कोई नहीं मिलेगा सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर सोल्यूशन हमें मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्या था, 1/4, ये था कांस्टेंट फंक्शन, आप x की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा 1/4 ही आएगा, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर ये होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीजर पार्ट है, इसको बाहर लिख देंगे, जैसा कि हमने पढ़ा नहीं था कि अगर यहाँ पर कोई इंटीजर लिखा हो तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं, ये सेम होता है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप देखो, ये हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 4 को इस तरफ देखो जाएगा 10 - 4 इक्वल्स टू 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 6/3 मतलब 2। तो इसकी वैल्यू 2 कब आएगी, 2 आएगी तब जब आप x की वैल्यू या तो 2 रखो या 2 से कोई बड़ी वैल्यू रखो, 2.1, 2.3, बस 3 नहीं रखना है, क्योंकि आप 3 पर पहुँचेंगे वैल्यू 3 मिलने लगेगी, 2.999 तक रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो होनी चाहिए 2 के इक्वल होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक, या फिर 3 तक होनी चाहिए लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल का साइन है इसलिए हमने नहीं लगाया है, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा 2 to 3, ये इसका आंसर हो जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसी के टाइप का, 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका पूरे का ये इंटीजर है और वैल्यू दी गई है 6 - 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सेम एज़ यहाँ पर भी x की उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम एज़ यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो इंटीजर वैल्यूज़ उनको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और हाँ, यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पर प्लस था, तो प्लस हो माइनस हो साइन डज नॉट मैटर, आप प्लस माइनस का कोई भी साइन हो आप बाहर लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको जब बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये पूरा बाहर चला गया, या फिर इसको थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप्स में करके लिखते हैं। पहले हमने इसको बाहर निकाला, ये हो गया, फिर इसको भी हमने 4 को भी बाहर निकाला, क्या आ जाएगा, और सब में 2 में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये देख रहे हैं आप 2 है तो 2 ऐड भी हो जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और बाहर तो 2 है ही, और यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये तो सिंपली है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया था तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 4 2 8 इक्वल्स टू 6 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ पर 6 + 8 14, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड भी हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब आती है, जब x की वैल्यू या तो 2 हो
या तो 2 से बड़ी हो, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.999, लेकिन 3 नहीं। तो क्या होगा इसके लिए? वैल्यू जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए या 2 के इक्वल होनी चाहिए, और 3 तक होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। ये हो गया इसका इनइक्वलिटी में आंसर। अब इसका अगर हम लोग इंटरवल में लिखना चाहें आंसर तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के टाइप का जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस, ये टोटल ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, फिर यहाँ पर भी x प्लस, यहाँ पर भी, ये दूसरे के लिए वैल्यू दी गई है 12। सेम एज x की वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वेशन से सॉल्व करके। तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकालते हैं। इसकी वैल्यू इंटीजर में है, बाहर निकालते हैं इसको। x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक, अब आप देखना 2 इंटीजर हैं, इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, बस केवल यही बचा। देखिए कितने आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। तो 3 बार है तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 12, 3 4 ज़ा 12। क्या आ गई वैल्यू? x इक्वल्स टू 4। अब इसकी वैल्यू 4 कब आएगी? जब वैल्यू या तो 4 हो और 5 तक हो, 5 ना हो, कुछ इस तरह से। तो x का इंटरवल होगा 4 to 5, ये हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही वाला सेम दिया गया है, माइनस में 12, और इसकी वैल्यू दी गई है 1/3 के इक्वल। यहाँ पर अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, प्लस 8। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है सेम ही। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई किए थे, क्या आया था? 3x आया था, 3x माइनस 12, 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 12 इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ आप देख रहे हो आप 3 कॉमन भी है, तो अगर आप इसको कुछ इस तरह से भी लिखना चाहो, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8। यहाँ पर आप 3 कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पर 3 कट जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे। 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4, 4 माइनस 1 3, इसको इस तरफ ले आएंगे जब, और ये आ जाएगा माइनस का 12। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 4, क्या आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -4। -4 कब आएगी इसकी वैल्यू? जब हम x की वैल्यू रखेंगे -4 रखें हम, या फिर माइनस में 3.9 रखें, माइनस में 3.8 रखें, माइनस में 3.1 रखें, लेकिन -3 ना रखें, तो क्या वैल्यू लिखेंगे? वैल्यू क्या होनी चाहिए? -4 से बड़ी होनी चाहिए और -3 से छोटी होनी चाहिए। -3 बड़ा है, सॉरी यहाँ पे -3 से छोटा होनी चाहिए, -3 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, -4 तक होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू यही लिख देंगे, यहाँ पर इसका इंटरवल लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 to -3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरह से 1/, में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस साइन थीटा, ये अंडर रूट में है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी दी गई है। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2,
यहाँ पर वही फाइंड आउट करना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर रख सकते हैं, डोमेन फाइंड आउट करना है सिंपली। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो वही करते थे, यहाँ पर अंडर रूट में है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में दिया गया है तो इसलिए पॉजिटिव होनी चाहिए केवल। तो अब ये थोड़ा सा इंटरवल दिया गया, इसको समझ लेते हैं। देखिए हमको साइन का ग्राफ पता है ना, कुछ इस तरह से बनता है, ये 0, यहाँ पर ये π/2, यहाँ पर हमें -π/2 से π/2 तक का देखना है। तो ये π/2 है तो यहाँ पर कहीं -π/2 होगा। यहाँ पर ये कर्व कुछ इस तरह से, ये जो वैल्यू होती है ये -1 और ये वाली वैल्यू +1। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 +1 +2 +3 या फिर -3 -2 -1 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होने के लिए हमेशा ये वाला जो पार्ट होना चाहिए, इसे क्या लिखते हो आप, a - b। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब a की वैल्यू मोर देन b हो। ये सिंपली जैसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव कब होगा, जब a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो a की वैल्यू जब b से बड़ी होगी तभी। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है साइन थीटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन साइन थीटा, और इसकी 3 ही वैल्यू मिलेगी। जब आप -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रखोगे वैल्यू, -1 से लेकर के 1 तक मिलेगी वैल्यू। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलवेज़ भी -1 से लेकर के -1 तक जो भी वैल्यू आए इनसे बड़ा होना चाहिए। तो इनसे बड़ा होने का क्या मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से लेकर के 1 तक आ सकती है कुछ भी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इससे भी बड़ी होनी चाहिए। इससे भी बड़ी मतलब क्या, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ओवरऑल तो हमें ये मिल गया इनइक्वलिटी। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब आप वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे x की वैल्यू, या इक्वल्स टू 2 रखोगे, क्योंकि आप अगर 2 से छोटी वैल्यू रखोगे, जैसे आप 1.99 भी रखते हो, तब भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या मिला, x की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए इंटरवल क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लॉग में दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2। सेम एज यहाँ पर x की सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जो इसमें रखी जा सकती है, मतलब डोमेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डोमेन निकालने के लिए करते ही क्या है कि वो ये जो फंक्शन दिया गया है ये डिफ़ाइन कब होगा। तो फंक्शन डिफ़ाइन कब होगा, एग्जिस्ट कब करेगा, इसके लिए इन सभी टर्म्स में, इन सभी में जो भी दिया होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लॉग में दिया गया, तो जो लॉग में जो भी फंक्शन दिया होता है वो ऑलवेज़ भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज़ भी पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज़ भी ग्रेटर देन 1। ये तो, और ये कब होगा, जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स 2 रखो। ठीक है, जैसे आप देखो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो ये कुछ इस तरह का इसके लिए आंसर आया। और ये कब, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट में जैसे कि रूट क्या क्या होते हैं, या तो यहाँ पर जो रूट लिखा होता है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है, ऑड इवन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर एक इवन वैल्यू दी गई है और एक ऑड वैल्यू दी गई है, ऑड वैल्यू वाला देखेंगे और इवन वाला। तो जब भी इवन वाला रूट होगा तो उसमें आप केवल पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, नेगेटिव नहीं रख सकते। नेगेटिव रखें तो अनएग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे क्या है, अगर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ -1 रखोगे तो ये इमेजिनरी नंबर मिलता है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी की पढ़ते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। और जब ऑड रूट होता है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे आप अगर
यहाँ पर क्यूब रूट दिया है -1, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अभी ये रूट वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे कि अंडर रूट में लिखी वैल्यू का मतलब क्या हो, जैसे अंडर रूट में कुछ भी लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो? इसको तोड़ते हो किसी दो नंबर्स में, 3 × 3 लिखते हो। तो जो दो नंबर्स होते हैं उनको आप कहते हो कि हमें इस नंबर को लेना है। जब दो नंबर सेम होते हैं तो यहाँ पर 3, मतलब जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो, 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में अगर लिखा हो तो ये जो होता है ये 1/2 की पावर में ही तो होता है। 3 की पावर 2 की पावर 1/2, तो ये डिवाइड होके आ जाता है, आपका 3 आ जाता है। मतलब आपको जो यहाँ पर जिसका रूट दिया होता है उसी का स्क्वायर बनाना होता है। जैसे यहाँ पर अगर -1 लिखा है तो आप -1 का यहाँ पर पावर में दिया गया है 1/2, तो -1 की आप पावर 2 करके जो है, ये कभी भी वैल्यू -1 नहीं आ सकती। -1 का स्क्वायर करोगे +1 आ जाएगा, और उसका जो है ये तो गलत ही हो जाएगा। तो -1 में आप कोई भी इवन पावर का मल्टीप्लाई कर दोगे। -1 को जब इवन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कहने का मतलब ये हो गया, -1 को आप इवन टाइम्स 2 टाइम 4 टाइम्स, तो वैल्यू कभी भी आपकी जो है -1 नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप और टाइम्स का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस और -1, यहाँ पर ये डिफाइन हो जाता है। तो खैर, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर इसको अब समझते हैं, हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, हमने समझ लिया। यहाँ पर केवल वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 नेवर बी 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, डज नॉट इक्वल्स टू 2। 2 कब नहीं होगा, जब इसकी वैल्यू 2 से बड़ी हो और 3 तक हो, 3 ना हो। तो इसका इंटरवल क्या लिखेंगे, 2 से लेकर के 3, x बिलोंग्स टू। ठीक है, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे 2 ही आएगा, लेकिन जैसे ही 3 रखोगे वैल्यू 3 आने लगेगी। तो इन वैल्यूज़ को हमें नहीं लेना है और इस वैल्यूज़ को लेना है। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग लेंगे। तो कॉमन के लिए कैसे निकालेंगे इसको, कॉमन के लिए पहले सभी नंबर्स को लिख लेंगे। पहले क्या है, हमारे पास 2 है और 3 है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं हम कि 2 से बड़ी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2 से 3 तक को हमको नेगलेक्ट करना है। बाकी सभी वैल्यूज़ को हम ले सकते हैं। 2 से 3, यहाँ पर इसका अगर इसका इंटरवल लिखना चाहें, x बिलोंग्स टू लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 to 3, ये इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, 2 से 3 तक की वैल्यूज़ को नहीं लेना है। 3 भी ले सकते हो आप, 3 के लिए डिफाइन है। तो ये वाला इंटरवल हट के बाकी सभी जो वैल्यूज़ होगी आप इसमें रख सकते हो। तो इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें, अच्छे से समझना चाहें, तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ पर जैसे कि इसको और सही से लिख लेते हैं। एक क्या दिया था हमें, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू दिया था, 2 दिया था। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो अगर आप, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इनफाइनाइट। और जो दूसरा दिया था इसको अगर आप लिखो, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, और उसके बाद यूनियन ऑफ 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट हमने कर दिया 2 से लेकर के 3 तक की वैल्यूज़ को। 2 भी नहीं लेना था तो यहाँ पर 2 नहीं लिया हमने, 2 के जस्ट लेफ्ट की वैल्यूज़ को लिया। 3 नहीं लेना था, मतलब इस वैल्यू को माइनस करना, तो यहाँ पर ये इस तरह का आ गया। तो अब इन दोनों को हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा, तो सभी नंबर्स को लिख लेंगे, 2 है 3 है। पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, 2 से बड़ी वैल्यूज़ को लेना है, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग -इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, और 3 से इनफाइनाइट तक। 3 से इनफाइनाइट मतलब इस वैल्यूज़ को लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ओवरऑल रीजन है वो ये है। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा 3 to इनफाइनाइट। ये इसकी डोमेन का जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।